नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अभी हिंदुस्तान कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे में सरकार के सबसे बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर की भी तैयारी हमको करके रखनी पड़ेगी। देश के अब लोग यही सोच रहे हैं, अभी दूसरी लहर से हम निपट नहीं पा रहे हैं, तीसरी लहर क्या कहर बरपाएगी। राष्ट्र की बात में आज बहस होगी इस तीसरी लहर पर। कोशिश करेंगे बहस ना हो, आपको बताएं। चर्चा में आज सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर मेरे साथ जुड़ेंगे। कोशिश रहेगी आपको बताएं ये तीसरी लहर का क्या मतलब है, क्या वाकई तीसरी लहर आने वाली है, क्या वो दूसरी लहर से भी बदतर होगी, और उससे बचने के लिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। साथ ही राष्ट्र की बात में आज कोरोना वायरस से जो मौतें हो रही हैं उस पर मैं बहस करना चाहता हूं। अब तक आपने सुना होगा, सब जगह पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा कि जिन लोगों को बीमारियां होती हैं, कोमोर्बिडिटीज होती हैं, उनकी जान पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन आपने यह भी नोटिस किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है। आज अपने डॉक्टर्स के इस पैनल के जरिए मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की, कि आखिर स्वस्थ लोग क्यों कोरोना में अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हजारों लोग रोज कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा रहे हैं, उसी के बीच अब केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कह दिया है, जिस तरह संक्रमण फैला हुआ है उसे देखते हुए लग रहा है कि तीसरी लहर आना तय है। कोविड की तीसरी लहर, एक आई थी पिछले साल 2020 में, दूसरी चल रही है अभी 2021 में। अब ये तीसरी आना तय है। कब आएगी, विजय राघवन साहब कहते हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वायरस का वेरिएंट लगातार बदल रहा है, इसलिए नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। जरा सुनिए क्या बोले के विजय राघवन। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. तीसरी लहर आना तय है और ये कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कह रहे हैं। इस संभावित लहर को लेकर, तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिक तीसरी लहर की बात कर रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल से पूछा, जरा सोचिए, अगर बच्चे प्रभावित होने लगे तो मां बाप क्या करेंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सरकार ने क्या सोचा है, इस पर सरकार का क्या प्लान है, यह सरकार को बताना चाहिए। इधर तीसरी लहर से पहले दूसरी लहर में ही हिंदुस्तान का क्या हाल है, एक बार फिर से आंकड़ों के जरिए रोज की तरह आपको बता देता हूं। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से नए आंकड़ों का रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं और जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक सरकारी आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,12,262 केस सामने आए हैं। 4,12,262। पिछले 2-3 दिन में आंकड़ा 4 लाख के नीचे चला गया था। हम सबको लगा कि अब कोरोना की लहर, उसका पीक चला गया, यहां से ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन पिछले 24 घंटे में एक बार फिर देखिए क्या उछाल मारा है नए मरीजों की संख्या ने। 4,12,262 नए केस। इससे पहले की जो पीक थी 4,01,993 की थी, जो 1 तारीख को आई थी। और सबसे ज्यादा मौतों का रिकॉर्ड भी एक बार फिर से बन गया है। 3,980 लोगों की मौत हो गई, 4,000 को छू रहा है यह आंकड़ा। इससे पहले सबसे ज्यादा 3,780 मौतें हुई थी 5 तारीख को। और इस समय देश में 35 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। आज एक और बुरी खबर आई जब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया। 82 साल के थे अजीत सिंह, कोरोना से संक्रमित थे और परसों रात 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में वो भर्ती थे
और आज सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्विटर के जरिए दी थी। तो चौधरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना की वजह से ही उनका निधन हो गया। और इधर देखिए, एक एक करके अब राज्य सरकारें अपने यहां लॉकडाउन लगाती जा रही हैं। उस सीरीज में, उस कड़ी में अब केरल का नाम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि केरल ने भी अपने यहां 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और इसकी घोषणा खुद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की है। आप जानते हैं आधे देश में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन सॉफ्ट लॉकडाउन है। अब उसमें केरल को भी आप शामिल कर लीजिए, केरल में भी लॉकडाउन लग गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो सुनवाई हुई, आपको पता ही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार कह रही है और ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार कह रही है और नहीं चाहिए, आप ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने दिल्ली को 730 एमटी ऑक्सीजन दे दिया है, जबकि आदेश जो था वो ज्यादा का था, करीब 900 के ऊपर का था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 700 एमटी का आदेश दिया था, तो केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी ने कहा हमने 730 एमटी दे दिया है, आदेश से ज्यादा दे दिया है। लेकिन दिल्ली की सरकार जो है वो अतिरिक्त ऑक्सीजन मांग रही है। केंद्र कह रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, इसकी कमी फिलहाल नहीं होगी। अब लेकिन हमने दिल्ली को ज्यादा दे दिया तो अब बाकी राज्यों से मांग उठने लगी है। केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को ज्यादा दे दिया है, लेकिन बाकी राज्य अब हमसे ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग अब बढ़ते जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूछा कि आप बाकी राज्यों की मांग कैसे पूरी करेंगे, बफर स्टॉक के बारे में आपने क्या सोचा है, जमा करके क्यों नहीं रखते इमरजेंसी के लिए। अब कई अस्पताल कह रहे हैं अभी भी कि कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, ऐसे में बफर स्टॉक होना चाहिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 700 एमटी ऑक्सीजन मिलने पर केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा। जरा सुनिए क्या बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही सही, कम से कम फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इस बीच एक और अच्छी खबर आज आई, जब केंद्र सरकार ने सरकार की CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल को मंजूरी दी है। यह कोरोना की दवा है जो स्विस कंपनी रॉश और रीजेनरॉन बनाती हैं। इस एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल में 2 दवाएं होती हैं, कासिरिविमैब और इमडिविमैब। इस एंटीबॉडी ड्रग कॉकटेल का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप में अभी हो रहा है कोरोना मरीजों पर, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। वहां जो स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उनका डेटा, उसे आधार मानकर केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान में अब इस दवा को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अब ये दवा बताया जा रहा है कि इसी महीने मिलनी शुरू हो जाएगी, और जो जिनमें हल्के लक्षण हैं कोरोना के या थोड़े से मीडियम है, मध्यम लक्षण हैं, उन मरीजों पर यह दवा कारगर साबित हो सकती है, ताकि उनकी हालत बिगड़े ना, उनका संक्रमण गंभीर ना हो जाए। अब देखना यह यूएस यूरोप की तरह यहां यह दवा कितनी कारगर साबित हो पाती है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, बहस शुरू करें, अपनी चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक तस्वीर जो सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, हालत देखिए। हालत यह है
कल पटना में आधी रात एक महिला, संध्या सिंह उनका नाम है, कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लॉकडाउन के दौरान बाहर निकल गई। पुलिस ने रोक लिया तो चीख चीख कर उन्हें न सिर्फ पुलिस वालों से बदतमीजी की, प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को न जाने पता नहीं क्या क्या कह दिया। पूरा बिहार अपने सिर पर उठा लिया। जरा सुनिए क्या हुआ इस ड्रामा में, और ये ड्रामा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये भी बताता हूं, लेकिन जरा पहले सुनिए। कौन सा ये है? अच्छा एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तलगा मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान काटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए आज ये नीतीश आके काटेगा इसका चालान, जाने तो आपकी नौकरी अगर छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी। जब मन किया साला ऑर्डर फरमा दिया, लॉकडाउन बजा दो। अरे जब देखा तो साला जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या? भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा, उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं? उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जा रहे। लड़के कहाँ जाती है? नीतीश के पॉकेट, मोदिया के पॉकेट में। सुनिए ना मीडिया भैया, एक बार बात करिए दीपक से और राजेश भैया से, आपको बताएंगे ये गाड़ी का पास इसलिए बनेगा कि गरीब लोग जो भूखे मर रहे उसका जाके वीडियो क्यों नहीं शूट कर? नहीं वो तो सब ठीक है। वही देखने के लिए गई थी, बनाइए वीडियो आप। हाँ। मैं वही देखने के लिए गई थी, हर लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा। इसको लगाइए वीडियो जितना लगाना है। हेलमेट भी नहीं लगाएंगे आप? हाँ नहीं लगाऊंगी मैं। कानून का पालन नहीं करेंगे? मर रहा, आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है? क्यों हेलमेट का चिंता नहीं होगा? हेलमेट का चिंता हो रहा है, लेकिन ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। मैं तो हर पिछले तो रूल तोड़ के करेंगे आप कुछ भी? नो, पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना, और इस साल भी बांटूंगी, क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है और नीतीश कुमार को नहीं आता, मुझे तो आता है। ये मेरी टिकट है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा। ये मेरी टिकट है और मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा जंक्शन जाने के लिए। सर आप बताइए मैं कैसे जाऊँ? इसको लेके जाऊँ? कहाँ लगाऊंगी? 1.5 लाख की गाड़ी चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कहाँ लगाऊं? उसके चलते 3 घंटे से फिर रही थी मार्केट में। तो देखा आपने, अब इन मैडम को कौन समझाए? ये जो लॉकडाउन लगाया गया है मैडम, ये आप ही की जान बचाने के लिए लगाया गया है। आप जैसे करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अगर आप इस लॉकडाउन को नहीं मानेंगी और ये समझेंगी कानून आपकी जेब में है, आप अपनी जान तो खतरे में डाल ही रही, आप बाकी लोगों की जान भी खतरे में डाल रही हैं। पूरी आबादी की जान खतरे में डाल रही हैं, उसमें आप भी शामिल है, आपका परिवार भी शामिल है, आपके प्रियजन भी शामिल है। हेलमेट नहीं लगाया, चालान नहीं कटवाऊंगी, लॉकडाउन का उल्लंघन करूंगी। ले आइए जिसको ले आना है, बताइए। एक और तस्वीर अब दिखाता हूं, और ये एक पुलिस वाले की तस्वीर है। उन्होंने भी किस तरह से एक गरीब के पेट पर लात मारी है, जरा ये भी देख लीजिए। पंजाब की ये तस्वीर है, पंजाब पुलिस की। कोरोना की वजह से सख्ती लागू करनी है, ठीक है करनी है, लेकिन कम से कम इस तरह तो नहीं करना चाहिए। जरा ये तस्वीर भी देखिए। देख रहे हैं? बताइए, एक गरीब के सब्जी के स्टॉल पर, ठेले पर लात मार रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए जरा, ये ऐसे लात मार रहे हैं। बताइए जरा, इनको शायद कानून का या वर्दी का नशा है, गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं। खैर चलिए, ये तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है, आपको पता चले कि कौन कानून को अपनी जेब में समझता है, कौन गरीब के पेट पर कैसे लात मार रहा है, और ताकि इनके अफसर देखें, इनके मंत्री देखें। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जल्दी से, उसके बाद आज राष्ट्र की बात में चर्चा शुरू करेंगे। यह तस्वीर है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की वैक्सीनेशन सेंटर की। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ यहां इस कदर उमड़ पड़ी, जरा देखिए जरा उसके बाद क्या हुआ। जरा देखिए, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ आ गई वैक्सीन लगवाने के लिए। और ये भी भूल गई कि कोविड चल रहा है। वैक्सीन लगवाने के चक्कर में
कोरोना ना ले बैठे, ये भी भूल गए। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये वैक्सीन लगवाने आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने आए हैं या जान खतरे में डालने आए? कहीं ऐसा ना हो लेने आए थे वैक्सीन और घर ले जाएं कोरोना। चलिए, राष्ट्र की बात में आज का सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि हालात इतने खराब हैं और मौतों का आंकड़ा आप देख रहे हैं हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज का सवाल बड़ा सीधा है। पहला सवाल जिस पर मैं चर्चा करूंगा, स्वस्थ लोगों की जान आखिर क्यों ले रहा है कोरोना? जैसा मैंने पहले बताया, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनकी मौत हो रही है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उनका शरीर कोरोना से लड़ नहीं पा रहा। लेकिन स्वस्थ लोगों की मौत क्यों हो रही है, यह पूछेंगे आज राष्ट्र की बात में। और दूसरा, क्या कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, जिसकी चर्चा खुद सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक कर रहे हैं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जल्दी से चर्चा करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अशोक सेठ हैं, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के। डॉक्टर रवि मलिक हैं, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर धीरज कौल हैं, न्यूयॉर्क से। मेरे साथ डॉक्टर अनिमेश आर्य हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं। और डॉक्टर राजेश पारिक हैं, जसलोक हॉस्पिटल, मुंबई। सबसे पहले मैं डॉक्टर धीरज कौल आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर धीरज कौल, तीसरी लहर पर मैं बाद में आऊंगा। मैं पहले यह समझना चाह रहा हूं डॉक्टर धीरज कौल, क्या अमेरिका में भी इस बात को लेकर चिंता है क्या, और क्या इसका कोई समाधान या आप इस गुत्थी को सुलझा पाए हैं क्या, कि इसमें जो स्वस्थ लोग हैं कोरोना में, वो क्यों मर रहे हैं, वो क्यों, उनका शरीर क्यों नहीं लड़ पा रहा है, क्यों उनकी जानें जा रही हैं, चाहे वो जवान हो या अगर थोड़े से बुजुर्ग भी हैं, 40-50 के भी हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर कौल। नमस्कार मानक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर जो हमने स्पाइक्स देखी थी, और हमारी लास्ट स्पाइक जो दिसंबर में हमने देखी थी, जब 4000 के करीब लोग मर रहे थे और भारत यहाँ की आबादी 331 मिलियन है, तो रिलेटिवली काफी बड़ा नंबर था। और हमने ये देखा कि यंग लोग उस टाइम हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम थी, अनलेस दे हैव कोमॉर्बिड कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सीओपीडी, एस्थमा, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, जो हम जानते हैं, या वैस्कुलर डिजीज। लेकिन अब जो हमारे पास स्ट्रेट्स आ रहे हैं, और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जो डबल वेरिएंट म्यूटेंट है, और यहाँ पर भी उसकी स्टडीज हो रही है आर्मी के हॉस्पिटल्स में, और कुछ डाटा निकल के आ रहा है। और एक और वेरिएंट है जो कि आंध्र प्रदेश वेरिएंट, आप उसे बोलते हैं N440 के। तो ये जो म्यूटेशंस हैं, ये हमें ये दिखा रही हैं कि ना केवल ये वायरस जो कि 6-7 दिन के अंदर हम चेंजेस देखते थे, वो 3 दिन में आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यंग लोगों के अंदर बहुत सीवियरिटी से पहले 3 दिन के अंदर लंग्स को अटैक कर रहा है। नंबर 4, पीपल विद रिलेटिवली हेल्थ कंडीशन, मतलब जिनकी रेगुलर हेल्थ कंडीशंस नहीं है, डायबिटीज, एस्थमा, सीओपीडी नहीं है, और वो यंग है, उनके अंदर भी ये तेजी से प्रहार कर रहा है। उसकी कुछ वजहें हैं, जैसे कि जो चेंजेस इसके हम जीनोमिक सीक्वेंसेस के थ्रू हम देखते हैं, जो चेंजेस आए हैं, उससे इसकी अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, क्योंकि वायरस अटैच होता है सेल पे, उसके बाद अंदर पेनिट्रेट होता है फ्यूजन के थ्रू, और उसके बाद इंटीग्रेट करता है आपके सेल में और अपनी कॉपीज बनाता है। ये तीनों प्रोसेस बहुत तेजी से है। और जो सबसे बड़ी डरने मतलब कंसर्न की बात हमारे लिए अमेरिका में भी है, वो ये है कि जो लोग रिकवर हो चुके थे वुहान स्ट्रेन से, या इवन अब देखने में आ रहा है कुछ हद तक यूके स्ट्रेन से भी, अंदर भी री इन्फेक्शन के चांसेस 30 से 40% है। तो जो लोग पिछले साल बीमार हुए हैं, उनके अंदर भी देखा जा रहा है। और एक और चीज आ रही है, कुछ स्टडीज ये दिखा रही हैं कि जो एस्ट्राजेनेका जो भारत में वैक्सीन है, और जो कई और देशों की इंक्लूडिंग मॉडर्ना और फाइजर और J&J, उनकी भी एफिकेसी इसमें कंप्लीट, जो हम देखते थे 95%, 94% होती थी, वो अब गिर रही है अगर हम लैब के अंदर देखते हैं। तो इस वजह से ये वायरस हेल्दी लोगों के अंदर काफी तेजी से संक्रमित कर रहा है। और मैं भारत सरकार का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 18 से ईयर प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया है। और ये एक अच्छी खबर ये है कि इसकी स्टडीज के बेस पे हमारी जो बूस्टर शॉट आएगा सितंबर अक्टूबर में, फाइजर, मॉडर्ना और J&J का, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और मुझे लगता है वो इन म्यूटेशंस को इंक्लूड करेंगे, खासतौर पे N440 के, वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर एंटायर ग्लोब। हम लोग भी इस टाइम घबराए हुए हैं, और हम तभी वर्ल्ड की सारे रिसोर्स पूल करके इंडिया में इसको काम डाउन करने की कोशिश हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। लेकिन जीनोमिक सीक्वेंस बढ़ाने की भारत में बहुत तेजी से जरूरत है। और आपकी जो वैक्सीन मिल रही है, उसको भी स्टडी करना जरूरी है कि कितना कवर कर रहा है करंट वेरिएंट।
ठीक है, हाँ ठीक है। डॉक्टर आर्या सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर आर्या, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक कमेंट करिएगा डॉक्टर आर्या। अब डॉक्टर कॉल बता रहे हैं ये नया जो वेरिएंट है ये ज्यादा ताकतवर है, तो क्या डॉक्टर आर्या मेरे साथ नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर सेठ आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर सेठ, आपकी समझ क्या कह रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, जरा मुझे और मेरे दर्शकों को उनकी भाषा में समझाइएगा। जब ये वायरस आपके शरीर में जाता है, किसी मरीज के शरीर में जाता है, तो अभी तक हम सुन रहे थे कि सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है, सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करता है, जिससे आपकी सांस लेने की शक्ति कम हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाते, शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब तो देख रहे हैं और कई वजहों से मौतें हो रही हैं और स्वस्थ लोगों की हो रही हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? शरीर में जाके ऐसा करता क्या है ये वायरस, जो अब सिर्फ फेफड़े, लंग्स फेल नहीं हो रहे, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या आपने अभी सुना होगा कि ये वायरस काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है, बट वायरस के इन्फेक्शन से तो वायरस को बॉडी के अंदर घुसता है, जो उसके जो हम इसकी जो सबसे ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट्स देखते हैं वो वायरस का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। वो वायरस खुद नहीं होता है, वो वायरस खुद नहीं लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कर रहा होता, बट वायरस बॉडी के अंदर घुस के एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पैदा करता है, जो कि ज़्यादातर लंग में सबसे ज़्यादा होता है, बट क्लियरली हर एक जगह पे वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अफेक्ट करता है। वही इस बार ग्रेटर रैपिडिटी से ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पहले हम 8 से 12 दिन में देखा करते थे, इतना सीरियस नहीं होता था, कई लोगों में, कुछ लोगों में उसकी वजह से मौत होती थी, बट अब यही इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन रैपिडली आ रहा है, 3 to 5 डेज में कहीं में आता है, लंग्स रैपिडली ख़राब होते हैं और बॉडी में ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, तो इसमें 20% से 30% लोगों को हार्ट का भी इफेक्ट होता है। तो ये कहेंगे कि कोविड इज़ नॉट जस्ट अ लंग डिजीज़, ये एक हार्ट डिजीज़ भी है। ये जो सोचिए कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन 3 तरह से हार्ट को इफेक्ट करता है। एक तो, और हार्ट नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही कहेंगे पूरा, क्योंकि आर्टरीज तो हार्ट को ही नहीं, ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी सप्लाई करती हैं। तो इसमें एक तो आर्टरीज का, जो खून की धमनियाँ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जाती हैं इंक्लूडिंग हार्ट, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और खून में थक्के की बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉटिंग की वजह से अगर हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट बने तो हार्ट अटैक्स होते हैं, लंग की आर्टरीज में क्लॉट बने तो पल्मरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसमें कि सडनली ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, हार्ट रुक सकता है, और ब्रेन की आर्टरीज में जब क्लॉटिंग होती है तो उससे स्ट्रोक्स होते हैं। और ये भी हमने यंग लोगों में देखना शुरू किया है, पहले टाइम कम था, इस टाइम वो हम ज़्यादा देख रहे हैं। सेकेंडली, हार्ट को इस तरह इफेक्ट करता है कि हार्ट की पूरी मसल में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। आज ही एक पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जिनको 3-4 दिन के बाद ही उनकी हार्ट की पंपिंग 50% से 20% तक पहुंच गई। इनफैक्ट हार्ट पंप करना वीक हो गया है, उसकी वजह से हार्ट ब्लड प्रेशर फॉल करता है, उसकी वजह से सांस फूलता है और ग्रेजुअली वही डिटोरेट करके अनफॉर्चुनेटली डेथ में बदल सकता है। और फाइनली उसकी वजह से अगर वो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम इन्फ्लेम हो जाए तो उसकी वजह से कई बार हार्ट रेट बहुत फास्ट हो सकता है और कई बार बहुत स्लो हो जाता है, और ये दोनों कंडीशंस कार्डियक अरेस्ट में बदल जाती हैं। तो ये कई प्रकार से हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, और इस बार हमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पिछले साल के हिसाब से। ओके डॉक्टर मलिक आपकी समझ क्या कह रही है? और मैं तो जो हम सुन रहे हैं, आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आप तो ऐसे पेशेंट्स को रोज ठीक भी कर रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे मरीजों की मौत भी हो रही है। क्या वजह है कि स्वस्थ लोग, हेल्दी लोग मर रहे हैं कोरोना से? पहले तो हम ये मान के चलते थे, ये तो एक टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया था कि अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कोई और बीमारी है जिसकी आप रोज दवा खाते हैं, तब आपको खतरा है, हेल्दी है तो खतरा नहीं है। लेकिन अब तो लग रहा है हेल्दी लोगों को भी खतरा है। डॉक्टर मलिक आपसे पहले लगता है आपकी कुछ तकनीकी दिक्कत है। डॉक्टर आर्या मेरे साथ जुड़ गए हैं, चेस्ट फिजिशियन है। डॉक्टर आर्या, मेरा सवाल आपसे भी वही होगा, क्या वजह है कि हेल्दी लोग इस बीमारी से लड़ नहीं पा रहे हैं डॉक्टर आर्या? और कई बार हम देखते हैं, हमारे खुद जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे, 1 दिन पहले 2 दिन पहले उनसे बात हुई बिल्कुल ठीक, और अचानक खबर आती है कि वो चल बसे। ऐसा क्यों? ये हेल्दी लोगों को भी संभलने का मौका नहीं दे रहा है ये वायरस? डॉक्टर आर्या। तो जैसा डॉक्टर दीपक और डॉक्टर सेठ ने बताया, इस बार वायरस की प्रेजेंटेशन या उसकी सिम्टम्स या उसके लक्षण जो हैं काफी शुरू में सटल या
बहुत ही हल्के हैं। और सबसे ज्यादा अब हम देख रहे हैं कि अगले पिछले 1.5 महीने के या 2 महीने के एक्सपीरियंस में कि सिंपल गला खराब होना या गले में खराश होना, जो कि आम व्यक्ति या आम रोजमर्रा के व्यवहार में हम इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर करने से जो अंदर ही अंदर वायरस का रेप्लिकेशन होता रहता है, वो एक असामान्य तरीके से इस वायरस के संक्रमित ज्यादा प्रभावित होने के कारण बढ़ता रहता है। और जैसा डॉक्टर सेठ ने कहा कि सडनली एक इन्फ्लेमेटरी लहर या साइटोकाइन रिलीज स्टॉर्म जो है, वो सारी की सारी उसकी चौमुखी पेशेंट पे अक्सर सामने नजर आ जाता है। और पेशेंट 11वें या 12वें दिन बहुत ही ज्यादा सीरियस स्थिति में अचानक पहुंच जाता है और वो शरीर और दवाइयों से शरीर संभलने नहीं देता और दवाइयां उस पर बहुत अधिक इतनी तेजी से काम नहीं कर पाती। तो काफी बार हमने देखा है जैसे अचानक ही ब्लड प्रेशर गिर जाता है और ऑक्सीजन देखते देखते पेशेंट के सामने खड़े होते जैसे 90-92% चल रही है हाई फ्लो मास्क पे या हाई फ्लो लेजर कैनुला पे, सडनली वो 40-45 हो जाती है। पेशेंट को सारे रिसर्सिटिव मेजर्स किए जाते हैं और विद इन शॉर्ट टाइम, लगभग 2 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं रहता और पेशेंट मृत घोषित किया जाता है। तो संक्रमण ज्यादा होना, कुछ इग्नोरेंस या समझ नहीं पाना शुरू के लक्षण, जैसे कि डिले इन प्रेजेंटेशन और मैसिव और वेरी रैपिडली बिल्डिंग स्टॉर्म, ये कारण माने जा रहे हैं इस बार के यंगस्टर्स में इसका ज्यादा प्रकोप और ज्यादा संक्रमण और ज्यादा डेथ का। ओके, डॉक्टर मलिक हैं क्या? डॉक्टर मलिक सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मलिक जुड़ गए हैं क्या? डॉक्टर मलिक, आपसे भी मेरा वही सवाल होगा, हेल्दी लोगों में अगर ये साइटोकाइन स्टॉर्म, अच्छा डॉक्टर मलिक नहीं है अभी, डॉक्टर धीरज मलिक आपके पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर धीरज मलिक, ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो है, क्या आपका एक्सपीरियंस अमेरिका में, माफ करिएगा धीरज कॉल, मैं डॉक्टर मलिक को एड्रेस करते करते कंफ्यूज हो गया था। डॉक्टर धीरज कॉल, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? साइटोकाइन स्टॉर्म से हम कैसे बचा सकते हैं यंग पेशेंट्स को? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी जानना है कि जब वायरस आपकी बॉडी में घुसता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ फाइट करता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। नॉर्मल, मैं कन्वेंशनल वायरस की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 7 से 14 दिन के करीब इस रेंज में हम देखते थे कि इम्यून सिस्टम बढ़ता था। आप बीमार हो रहे हैं, थोड़ा गला दर्द, खांसी, जुकाम, उसके बाद आप थोड़ा फील बेटर करते हैं। कई लोग, हर कोई साइटोकाइन स्टॉर्म के थ्रू नहीं गुजरता, कई लोग इसके थ्रू बहुत तेजी से गुजरते हैं। फिर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में चला गया और इंस्टेड ऑफ वायरस को तो कर ही रहा है कंट्रोल, लेकिन वो ऐसे केमिकल रिलीज कर रहा है जो वायरस को भी मार रहा है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा डैमेज कर रहा है। और उन साइटोकाइन से एंडोथीलियल डैमेज, जिसे हम डॉक्टर साहब बता रहे थे, ब्लड वेसल्स के अंदर डैमेज शुरू होता है। अब क्या देखने में आ रहा है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म नए वेरिएंट्स में है, उसकी एम्पलीट्यूड, मतलब उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और वो वायरस जब हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो रहा है वो भी बहुत पहले हो रहा है, जैसे 5 से 6 दिन, 3 से 4 दिन। और कहीं ना कहीं जो स्वस्थ लोग हैं उनकी जो एंडोथीलियम है, जहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक या कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं भी हुआ है या कम मात्रा में है, 40, 45, 35 साल के लोग, उनके अंदर इतना तेज इन्फ्लेमेशन होता है कि तेजी से क्लॉट बनने शुरू होते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मायोसाइटिस, जो हार्ट की इन्फ्लेमेशन और आरिथमिया, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म से कई तरीके से आप बच सकते हैं। मतलब अगर आप, पहली बात तो स्टेरॉइड्स आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मत लीजिए। स्टेरॉइड आपकी इन्फ्लेमेशन, आपके इम्यून सिस्टम को तेजी से गिरता है। अगर आप इसे सही टाइम पे देंगे तो साइटोकाइन स्टॉर्म को काफी तेजी से नीचे लाया जा सकता है। दूसरा जो हम दे रहे थे कि जो माइल्ड सिम्टम के अंदर हम देखते थे, लैब सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज हमने अक्टूबर में देना शुरू किया था, लेकिन सिर्फ माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट, बताना चाहूंगा सीवियर हॉस्पिटलाइज पेशेंट में वो काम नहीं करती। नंबर 2, जो प्लाज्मा, हम जब प्लाज्मा भी देख रहे थे तो एंटीबॉडीज वायरस के साथ अटैच करके कुछ हद तक वायरल रेप्लिकेशन को रोकती थी। लेकिन स्टेरॉइड, मार्च अप्रैल में हमें ये ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि साइटोकाइन स्टॉर्म इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टेरॉइड की एप्लीकेशन है उसका एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बनना चाहिए भारत के अंदर, कौन से डे पे शुरू करें, क्या मॉनिटर करें, और टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर्स अगर मॉनिटर करें, जो हो रहे हैं और भी मात्रा में, तो उससे हम बच सकते हैं। और जो भी स्वस्थ लोग हैं वो ये मत समझें कि हम बच जाएंगे,
और जो लोग रिकवर्ड है कोविड से वो भी मत समझे। और तीसरी बात सबसे जरूरी, जो वैक्सीनेटेड है वो भी एज्यूम ना करें कि उन्हें नया स्ट्रेन नहीं लग सकता, खासतौर पे ऐसे लोग जिन्हें एक वैक्सीन लगी है। 2 वैक्सीन के बाद भी तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग अभी रखिए जब तक बूस्टर शॉट मार्केट में आएगा, जो मेरी उम्मीद है सितंबर तक में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात मानक जी, ओरल वैक्सीन जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी होगी। वैक्सार्ट एक कंपनी है और एक और कंपनी है अल्टीम्यून जो कि नेजल स्प्रे बना रही है, जिसके थ्रू वैक्सीन दे देंगे, जो रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर कर सकते हैं, अमेजोन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में 93 वैक्सीन पे अभी काम हो रहा है, क्योंकि मैं रिसर्च बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। तो हमें बस अपने आप को इस टाइम डिसिप्लिन के साथ कुछ महीने निकालने हैं, कुछ हफ्ते निकालने हैं और गवर्नमेंट के साथ काम करना है। ओके 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 तो हमारे 3 एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि हेल्दी लोग जो हैं वो भी ये मानकर ना चलें कि वो कोविड से सुरक्षित हैं, वो ये मानकर ना चलें कि उनको कोविड नहीं होगा, वो ये मानकर ना चलें कोविड हो भी गया तो वो सेफ हैं, उनकी जान को खतरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो डेथ रेट है इंडिया में वो सिर्फ 1-1.5% है। बहुत सारे यंग लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं, और वो इसलिए गंवा रहे हैं क्योंकि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये आपके शरीर में ऐसा तूफान पैदा करते हैं कि आप अचानक आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, डॉक्टर अशोक सेठ, के विजय राघवन, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है डॉक्टर सेठ तीसरी लहर पर? देखिए ना मैं वायरोलॉजिस्ट हूं ना एपिडेमियोलॉजिस्ट हूं, तो मुझे तो उनकी बात को ही समझना इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक उनकी बात में दम है, ये वायरोलॉजिस्ट हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात है कि 3 चीज़ें होंगी जो हमारे सामने हैं। वेव्स तो आती रहती हैं, बट क्या सीरियस वेव आएगी? जितना टाइम हम ज़्यादा लेते हैं वैक्सीनेशन में, जितना टाइम हम देते हैं वायरस को पनपने में, जितने हम छोटे छोटे वार करते हैं वायरस पे, उतना ही वो अपने आप को चेंज करता है, उतना ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और एक्चुअली इस वायरस में 1 मिलियन चेंजेस हो चुके हैं, बट जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं वही चेंज जो हम कहते हैं कि म्यूटेशन ऑफ कंसर्न या द वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वो ऐसे खतरनाक जब वेरिएंट्स आते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बाईपास कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये वैक्सीनेशन उनके जब पूरी इफेक्टिव नहीं होती है। एक तो ये रीज़न हुआ, तो ये वेरिएशन और होता रहेगा। सेकेंडली हमारी जीनोमिक्स अनफॉर्चुनेटली टेस्टिंग बहुत कम है, तो जब ये वेरिएंट्स आते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं लगता कि ये हमें प्रेडिक्शन ही नहीं होता समझने का कि हम इस वेरिएंट से घबराएं, ये वेरिएंट्स अफेक्ट क्या करेगा, ये क्या तेज़ी गति से करेगा। इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द एनिमी। जीनोमिक्स अंडरस्टैंड्स द एनिमी, हम उसके अगेंस्ट वॉर ही नहीं लड़ पा रहे क्योंकि हम एनिमी को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। और थर्डली बात यह है कि ईच टाइम एक डिफरेंट वर्ग इफेक्ट होता है। जैसे आपने देखा कि पहले वेव में ज़्यादातर एल्डरली लोग इफेक्ट हुए, उनको सीरियस हुए, उनमें से मौतें हुई। इस बार ये लोग बचे, जो यंगर जनरेशन बची हुई थी उस वक्त, अब वो इफेक्ट हुए हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो बाहर जा रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं, वो बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, वेरिएंट आ गया है, वो सीरियसली इफेक्ट कर रहा है। और फाइनली अभी तो वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बच्चों का जो बचा हुआ है, जिनको हमें सोचना चाहिए जल्दी। ये सब तीनों का सम्मिश्रण होके तीसरी वेव आती है, और उसको अगर हमने अभी से नहीं सोचा, बिल्कुल अभी से नहीं डॉक्टर सेठ, और इसीलिए जब से के विजय राघवन ने ये थर्ड वेव की, जब से के विजय राघवन साहब ने ये थर्ड वेव की बात की है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई थी। डॉक्टर रवि मलिक आ गए हैं। डॉक्टर मलिक, आप तो बच्चों को ट्रीट करते हैं, आपको तो पता है सर, ये बच्चों का जब सवाल आता है तो आज सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हो गया कि माँ बाप क्या करेंगे अगर बच्चों को अटैक करने लगा तीसरी लहर में ये कोरोना। इस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या समझ है सर, तीसरी लहर कब आएगी और क्या वाकई बच्चे बहुत रिस्क पर होने वाले हैं? डॉक्टर मलिक। मानक जी, मैं अभी आपकी डिबेट सुन रहा था, बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही थी। इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। नंबर 1, हमारे इधर जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं वो 41% है, यानी कि लगभग 58-60 करोड़ की आबादी है जो कि बच्चे 18 साल से कम है। दूसरी चीज, ये सबके सब वल्नरेबल हैं क्योंकि इसमें से एक को भी वैक्सीन नहीं लगी और आने वाले 3-4 महीने भी उम्मीद नहीं है कि इनको वैक्सीनेशन लगेगी, क्योंकि पहले ट्रायल्स कंडक्ट होंगे और उसके बाद में वैक्सीन आएगी। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज, ये बिल्कुल वल्नरेबल है इस वक्त,
इनके ऊपर अगर वायरस ने अटैक करना शुरू कर दिया तो ये पूरी पॉपुलेशन जो है वल्नरेबल है, और कुछ हद तक सेकेंड वेव में बच्चों को या जो 18 साल से कम है उनको वायरस ने अटैक करना शुरू भी कर दिया है। तो ये तो एक चीज हो गई कि बच्चे बड़े वल्नरेबल है हमारे। अब दूसरी चीज बात आती है थर्ड वेव की। पेंडेमिक की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक इनहेरेंट वो होती है कि वो वेव्स में आएगा ही आएगा। तो जब तक कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती है तब तक ये वेव्स में आएगा। पिछले पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू की बात करें तो 4 वेव्स में आया था, दूसरा वेव सबसे खतरनाक था, तीसरा वेव भी आया, लोग खुश हो गए थे, गया गया गया, लेकिन फिर वापस आ गया। तो पेंडेमिक जाते जाते ही जाता है, तो इसके अंदर वेव्स आनी भी स्वाभाविक है इसकी। अब तीसरी चीज, हमारे इधर जो है हर्ड इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। हर्ड इम्यूनिटी जब तक 60, 70, 75% नहीं डेवलप हो जाती तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं है थर्ड या इवन फोर्थ वेव से भी। हमें जल्दी से जल्दी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2.2% के करीब अभी तक हमारे देश में लोग हैं जिन्होंने कि दोनों कोर्स वैक्सीनेशन के लिए हैं, और लगभग 9% के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है। अब हमारे को अगर 70% लोगों को वैक्सीनेट करना है तो ये बड़ा लंबा सफर है, और जब तक हम 60-70% लोगों को वैक्सीनेट करके उनकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ा देंगे तब तक ये वेव का हमारे को खतरा रहेगा। जैसे अब अमेरिका की अगर बात करें तो जहां तक आंकड़े मेरे को मालूम है वो ये है कि 70% के करीब उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। तो यहाँ पर थर्ड वेव आने की संभावना कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपका वैक्सीनेशन रेट बढ़ता जाएगा थर्ड वेव के आने की संभावना कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हम इतने परिपक्व हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे कि वायरस हमें अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है तो पॉपुलेशन इज वल्नरेबल, बच्चे हमारे बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है वो वल्नरेबल है, और तीसरी चीज ये है कि वायरस का प्रकोप, वायरस अपनी चालाकी करे जा रहा है, और इसके अंदर अटैक एनिमी के ऊपर इमीडिएट होना चाहिए। देखिए जितना हम वायरस को टाइम देंगे उतना ही वायरस सीखता जाएगा, क्योंकि इधर वायरस के सर्वाइवल का सवाल है, उधर हमारे बचाव का सवाल है। दोनों तरफ से पक्ष जो है लड़ रहे हैं। वायरस भी लड़ रहा है कि मैं अपने आप को चेंज करता जाऊं ताकि मैं बच्चों की पॉपुलेशन को भी इन्वॉल्व करूं, बुजुर्गों को भी करूं, और मैं ज्यादा एग्रेसिव में आऊं। इधर वायरस अपने आप को सक्षम करता जा रहा है और इधर हम अपने आप को बचाते जा रहे हैं। तो ये बैलेंस के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे चल रहे हैं। थर्ड वेव आ सकती है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जबकि हमने वैक्सीनेट काफी किए हैं। 16 करोड़ वैक्सीनेशन का मतलब है यूके की पॉपुलेशन हमने घुमा के 2 बार वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन उससे हमारे इधर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो इसका एक ही रास्ता है, अगर हमें थर्ड वेव से बचाना है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कंपनीज को रोपिन करें, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन 1 करोड़ रोज की होनी बहुत जरूरी है अगर हमें थर्ड वेव से बचना है तो, और इतनी अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे तभी जाके हम थर्ड वेव से बच जाएंगे। नहीं तो थर्ड वेव का खतरा हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है और उसके आने की संभावना काफी ज्यादा है, डॉक्टर मलिक, बच्चों के ऊपर प्रकोप कर सकता है। डॉक्टर मलिक, हाँ एक सेकंड, डॉक्टर मलिक सुनिए ना, जब से ये वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने थर्ड वेव की बात की है तब से मैं तो ये सोच रहा हूं ये थर्ड वेव कब आएगी। दूसरी लहर में अभी हम 4,12,000 केसेस पर हैं, तो थर्ड वेव क्या इस 4,12,000 को बेस बनाकर इसके और ऊपर जाएगी या सेकंड वेव के नीचे जाने का इंतजार करेगी? क्योंकि ये सेकंड वेव अभी प्लेटू नहीं हुई है, अभी रुकी नहीं है, ग्राफ इसका अभी ऊपर ही जा रहा है, वहां जाकर अटका हुआ है। तो इसके ऊपर थर्ड वेव माने या इसके जाने के बाद थर्ड वेव माने? मानक जी, जब भी वेव आती है तो पहली वेव सेटल होती है, उसके बाद 1-1.5 महीने का समय निकलता है, उसके बाद थर्ड वेव आती है। अभी तो हम सेकंड वेव की पीक पे नहीं पहुंचे, पीक पे पहुंचने के बाद में प्लेटू आने के बाद हम नीचे गिरना शुरू होंगे, उसको भी लगभग 1.5 महीना लगेगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें, यूएस से यूके में भी इसी तरह से हुआ था। फर्स्ट वेव के बाद 2 महीने की शांति हुई थी, वेव को चढ़ने में 1.5 महीना लगा था और उतरने में लगभग 1.25 महीना लगा था, और उसके बाद ये वेव सेटल हुई थी। सिमिलरली हमारे इधर भी मुझे लगता है कि अब हम एक ऐसे टाइम पे आ गए हैं कि शायद संभव था और 2-4 दिन में पीक आ जाएगी और उसके बाद नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे आंकड़े, लेकिन उसके बाद नीचे गिरने में भी इसको कम से कम 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद जब पूरी शांति कायम हो जाएगी और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, उसके बाद थर्ड वेव शुरू होगी। अगर इसी के अंदर नीचे ऊपर हो रहा है तो ये तो सेकंड वेव ही है। थर्ड वेव तभी मानी जाएगी जब पूरी संपूर्ण शांति के बाद में वेव ऊपर चढ़ना शुरू करेगी, और जिसकी काफी बड़ी संभावना है। ये केवल इन्हीं साइंटिस्ट ने नहीं कहा, ये प्रेडिक्शन शुरू से लगाई जा रही है, और आदिवासी युग से जब भी पैंडेमिक आते हैं वो वेव्स में आते हैं, और हमारे को ये सीख लेनी चाहिए, हिस्टोरिकल सीख लेनी चाहिए कि हमें तुरंत हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाना है, नहीं तो ये वेव्स आते रहेंगे और हमें तंग करेंगे। फोर्थ वेव भी आ सकता है।
हाँ, एक डॉक्टर कॉल कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर कॉल, आप उंगली उठा रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि डॉक्टर मलिक ने भी बताया और हम लोग पहले से बात कर रहे हैं, ये रेस है अगेंस्ट द वायरस। या तो वायरस जीतेगा या ह्यूमन रेस जीतेगी, और सब रेस, इंडिया अकेला कंट्री नहीं है इसमें, हम लोग सब मिलके काम करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वायरस, ये वेव्स आती क्यों है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये क्यों आ रही है वेव, क्योंकि वायरस को कुछ टाइम लगता है लर्न करने के लिए कि किस आबादी में वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। पहले ये ओल्डर लोगों के अंदर हमने यहाँ पर भी देखा, उसके बाद 40 to 60 एज ग्रुप में देखा, अब आप भारत के अंदर न्यू ट्रेड्स देख रहे हैं जो कि यंगर में जा रहा है, तो वो बॉडीज ढूंढ रहा है। इसीलिए हमें जीनोमिक सीक्वेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना और पढ़ते रहना है और अपनी वैक्सीन को मॉडिफाई करना है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये मैराथन है, अगले कुछ साल तक हर साल एक शॉट लगने की संभावना है, ताकि हम इससे आगे निकले और इवेंचुअली वायरस डाई ऑफ हो जाएगा। आप जान के हैरान होंगे कि 1957 तक ये वायरस स्पेनिश फ्लू का सर्कुलेट कर रहा था, और हमारे पास जो अभी डाटा है, मोस्ट ऑफ द स्टडीज ज्यादा इसको क्लोजली, अभी मई लास्ट ईयर में मेरा डिबेट हो रहा था, कई डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट मान रहे थे कि भारत में मई में खत्म हो जाएगा वायरस। ये देख लीजिए आपके सामने क्या चल रहा है। 1918 में जब ये स्पेनिश फ्लू फैला था तो पहली वेव आई थी जुलाई 1918 में, उसके बाद आई 11 जो कि नवंबर है, उसके बाद आई 1919 के अंदर मार्च के अंदर तीसरी पीक आई, और चौथी पीक तो बहुत ही माइल्ड थी। तो ये बात सही है, जो पहली पीक थी अगर आप उसे 100% लें तो दूसरी पीक 500% थी और तीसरी पीक 250% थी। और जो हमारा डाटा यहाँ का दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें लग रहा है कि सेकंड वेव की पीक तकरीबन 17 से 20 में से के आसपास दिखने के चांसेस हैं, अगर हम डाटा को एक्यूरेट माने तो। और डाटा कलेक्शन के अंदर भी काफी कंसर्न्स हैं, जो स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हैं वो भी बताएंगे। नंबर्स और वेरिएंट्स का हमें नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहला कमांड सिस्टम जो आर्मी अब कर रही है, एक्सीलेंट वर्क है, ताकि उसको कलेक्टिव करके टाइम टू टाइम हमें अपडेट मिलता रहे, तो उससे हेल्प होगा। लेकिन आप सबको सावधान रहना है, आपके दर्शकों को, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और वैक्सीन लगवाना है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आर्य, मैं चाह रहा हूं कि हम जो पहले बात कर रहे थे आप उस पर जरूर बोलिएगा। डॉक्टर आर्य, मैं देखिए, जैसे अभी सारे एक्सपर्ट्स ने माना और रिसर्च हमारा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि पहली वेव में बुजुर्गों को इस बीमारी ने, वायरस ने ज्यादा निशाना बनाया था, सेकंड वेव में, दूसरी लहर में ये युवा वर्ग को ज्यादा निशाना बना रही है। तो युवा वर्ग में खासतौर से जो लोग हेल्दी हैं, मैं उनके लिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जिन लोगों को कोई बीमारी है, कोमोर्बिडिटी है, उनके लिए तो बड़ा सिंपल है, अपना ध्यान रखें, अपने आप को बचाएं। पर जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि हेल्दी लोगों में बहुत डेथ्स हो रही हैं। डॉक्टर आर्य। जी हाँ, जैसा हमने सबसे सुना और करंट सिनेरियो और करंट जो आंकड़े हैं, और हम लोग भी जैसे हॉस्पिटल में काम करते हुए देखते हैं कि यंगस्टर्स काफी अफेक्टेड हैं, और उसमें हेल्दी यंगस्टर्स भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो उसका रीजन बहुत क्लियर नहीं है। जैसा सबने माना कि हमारी एक हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, और हमारे देश में 18 से 45 वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन का चरण अभी शुरू हुआ है, और उसको समय लगेगा कि हर्ड इम्यूनिटी आने में। तो इससे कैसे आगे बढ़ा जाए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बचे रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो कोविड बिहेवियर है, या सबसे पहले मानना है कि हम 6 मीटर का या 6 फुट का 3 मीटर का डिस्टेंस रखें। और मैं ये मानता हूँ कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जो है वो एक बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है, जो किसी ने बहुत ढंग से अपनाया नहीं है और सही ढंग से। और सिर्फ हम एक सैनिटाइजर पे निर्भर हैं कि थोड़ा सा 2 मात्र बूंदे सैनिटाइजर अपने हाथों पे छिड़क लिया और आगे बढ़ गए और मॉल में घूमने लग गए और सब जगह टच कर रहे हैं और काफी सारी जगहों पे घूम रहे हैं, और पब्लिक प्लेसेस में भी कोई ऐसा विशेष उस चीज का पालन नहीं है, ना सख्ती से, ना कि वहाँ के कार्यरत लोगों का, कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उसमें शायद डॉक्टर पॉल मानेंगे कि अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया गया और काफी अच्छे से हैंड वॉशिंग वो लोग फॉलो करते हैं। और नेचुरली हमारा पॉपुलेशन वर्ग बहुत अधिक है, तो इस तरह की चीजें बहुत अधिक तरीके से या बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। पर एक हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि अगर ये आगे खतरा जो है उसको अपने आप रोकें। और जैसा मैंने कहा कि छोटा सा या माइल्ड भी जो आ रहा है, बिल्कुल सही, तो इग्नोर ना।
बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, खासतौर से स्वस्थ और युवा लोगों के लिए है, अगर थोड़ा सा भी बीमार महसूस कर रहे हैं इसको लाइटली ना लें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर मलिक मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। बच्चों को लेकर आज घर घर में चिंता है, जब से सरकार के वैज्ञानिक ने यह कह दिया है कि अगली वेव में बच्चे वल्नरेबल होने वाले हैं। बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? 2-3 छोटी छोटी बातें क्या आप बता सकते हैं क्या डॉक्टर मलिक? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, जहां पर भी लॉकडाउन है बच्चों को बाहर बिल्कुल ना निकालें, और जहां पर जो है लॉकडाउन लेके चलें और बच्चों को बाहर ना निकालें, बच्चों को प्रोटेक्ट। चीज ये बताना चाहूंगा कि बच्चों के जो खासकर वल्नरेबल हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर भी चाइल्डहुड हाइपरटेंशन होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज होती है, उन सबको आप बिल्कुल बचा के रखें। जुवेनाइल डायबिटीज होती है, उन सबकी बीमारियों को कंट्रोल करके रखें। तीसरी चीज, बच्चों के अंदर ओबेसिटी बहुत कॉमन है, 30% बच्चे ओवरवेट या ओबीज हैं, उनके वेट को कंट्रोल करके रखें ताकि बीमारी आए भी तो उनके ऊपर किसी भी किस्म का प्रकोप ना करे। बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना होने दे। मैं देख रहा हूं अपने क्लिनिक्स में भी कि बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत आ रहा है। उनके अंदर ये बहुत फीलिंग आ रही है कहीं हम अपने पेरेंट्स को लूज ना कर दें, कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो उनको पूरा बताना बड़ा जरूरी है कि इसमें मृत्यु दर केवल 1.1% है और जनरली इसमें मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों की इनसिक्योरिटीज को भी दूर रखें, और दूसरी बीमारियां भी आपके बच्चों की जो हैं उनकी भी वैक्सीनेशन लगा के रखें। पता चले कोरोना से बचते बचते जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है हम उनको छोड़ दें और कोई और जानलेवा बीमारी हमारे बच्चे के ऊपर ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अंदर सिम्टम थोड़े डिफरेंट है। अगर आपके बच्चे में डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सिम्टम्स भी कोरोना के हो सकते हैं, इनका ध्यान रखिए। बच्चों के अंदर एक एंटिटी होती है जिसे हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब कोरोना से बच्चा रिकवर कर रहा होता है तो उस वक्त शरीर में रैशेज आ जाते हैं, अंदर के ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, आंखों में लालिमा आ जाती है। ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर ऐसी कोई भी आपको सिम्टम लगे, तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें, वो एडमिट करके इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो ये कुछ चीजें मैं हिदायतें देना चाहूंगा, और बच्चों को पढ़ा के रखें, उनको हेल्थ का सब्जेक्ट दें, एक कोरोना का सब्जेक्ट उन्हें बताएं जिसमें सारी चीजें हों, उनको कायदे से हर चीज पढ़ाएं। बहुत बढ़िया। इस इंफॉर्मेटिव पैनल डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेठ, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर कौल, डॉक्टर आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और मुझे उम्मीद है करोड़ों लोग हमारे इस डिस्कशन से फायदा उठाएंगे, उनको पता चलेगा, उनके डाउट्स थोड़े क्लियर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।